हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉरसेट सीरीज़। तो नॉरसेट सीरीज़ का आज दूसरा एपिसोड है और आज हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि नॉरसेट की जो हम तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉरसेट की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से जिनकी तैयारी करनी है तो वो फर्स्ट अपने जो है बेसिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थ्योरी को क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे जो है वो कहाँ से निकलेंगे, वो थ्योरी से ही निकलेंगे। अब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा विदाउट स्टडीइंग द थ्योरी तो उसका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी एमसीक्यू बुक लेते हैं और उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं विदाउट नोइंग द थ्योरी। ठीक है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर हम इसी को लेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट डायग्नोस्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो फर्स्ट बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर नोइंग द क्वेश्चन वी शुड नो अबाउट द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद लिखा है एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, उसके बाद हमें एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में कुछ पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, हमें वो एडवांस लेवल की स्टडी नहीं करनी है, हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। जो बेसिक लेवल की थ्योरी है उसको पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस लेने हैं, वन लाइनर्स लेने हैं, या जो गोल्डन पॉइंट्स लिखे होते हैं हर एक बुक के लास्ट में, उनको क्लियर करना है। देन आफ्टर दैट हमारा एक जो है माइंड मेकअप हो जाएगा। ठीक है, माइंड जो हमारा एक डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस। तो ऐसे जो है हमारी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे हम खाली क्वेश्चंस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट किडनी इंजरी। हमारे पास एक पेशेंट है, किसका पेशेंट है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सो दैट हम जो अपना टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो क्लाइंट डायग्नोज है विद द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और वो रिस्क पे है फॉर डेवलपिंग द एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, अब लिखा है शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का करंटली है और उसको जो है रिस्क है किसके होने की, एक्यूट किडनी इंजरी की, और फिर हमें कहा गया है कि कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम कुछ चीजें जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज द व्हाट इज एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी जो है रिनल फेलियर का एक टाइप है। ठीक है, फर्स्ट पेशेंट विल हैव एनी लॉन्ग टर्म कंडीशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज होगी, जैसे भी हाइपरटेंशन होगा, या कोई और कंडीशन होगी जिसकी बिना पे पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, उसकी जो किडनी की जो नेफ्रॉन्स है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, उनमें कोई इंजरी होगी, या ओवरऑल हम मान सकते हैं कि किडनी में कोई एक्यूट इंजरी होगी। तो एक्यूट ऑफ द किडनी क्या है, ठीक है, AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, AKI। ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ द रीनल फेलियर। तो इसका क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है। ठीक है, एक्यूट ऑनसेट होता है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी को, देन हाउ वी विल डिफाइन फेलियर ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी का मेन जो फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसमें क्या होगा, फेलियर टू मेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है,
इसमें क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है। अब कोई कहेगा कितने नंबर से फेल हो जाएगी, तो नंबर्स यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे मैटर ये करता है कि किडनी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस नहीं करेगी, और एक्यूट किडनी इंजरी जो है दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में इसको हम ठीक कर सकते हैं, दैट इट इज द रिवर्सिबल। और इसमें जो एक्यूट किडनी इंजरी में जो यूरिन आउटपुट जो रहता है दैट इज ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया में कितना यूरिन आता है, लेस देन 400 ml पर आवर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पर आवर के बदले आप लिखेंगे पर डे, ठीक है, पर डे। अब एक्यूट किडनी इंजरी के बहुत सारे जो है हमारे काजेज है। तो फर्स्ट इज एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। इसके जो काजेज हैं वो बहुत सारे हैं, तो हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। फर्स्ट इज द प्री रीनल काज, प्री रीनल काज, ठीक है। सेकेंड इज द रीनल काज, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज द रीनल काज, एंड थर्ड जो है दैट इज द पोस्ट रीनल काज, दैट इज द पोस्ट रीनल काज। तो प्री रीनल काज का मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं दिस इज द, सॉरी स्टोमक बना दिया हमने, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं दिस इज द किडनी, ठीक है, और यहां से किडनी को मिलती है ब्लड सप्लाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब अगर किडनी से पहले कोई ऐसा काज है जिसकी वजह से किडनी में इंजरी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं प्री रीनल काज, दैट इज द काज इज प्रेजेंट बिफोर द किडनी, ठीक है। किडनी अभी ठीक है, किडनी के आगे का जो सिस्टम है वो भी ठीक है, लेकिन किडनी से पहले जो चीजें हैं उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है। किडनी से पहले, ठीक है, किडनी में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के आगे जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और चीज हो गई जिसकी वजह से किडनी पे इसका इफेक्ट आया, उसको हम बोलते हैं प्री रीनल काज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे हेमरेज, ठीक है, हेमरेज। अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग हुई, ठीक है। अब ब्लीडिंग हुई, किडनी को अपना जो है कार्डियक आउटपुट नहीं मिला, अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो ऑक्सीजन नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, दैट अल्टीमेटली विल रिजल्ट इनटू द हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द सेल्स ऑफ द किडनी। तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट करेंगे। तो काज क्या था, किडनी से पहले कोई कुछ हुआ था तभी किडनी पे इफेक्ट आया, तो उसको हम कह सकते हैं प्री रीनल काज। प्री रीनल काज में हम लिखेंगे हेमरेज हो सकता है, हेमरेज की वजह से शॉक हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली शॉक विल रिजल्ट इन द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, या बर्न हो गया पेशेंट में, ठीक है। बर्न में भी फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि बर्न के डिफरेंट फेजेस होते हैं, और उसमें जो है प्रायोरिटी होती है क्या, हाइपोवोल्यूमिया, ठीक है। अब सेकंड जो है दैट इज द रीनल काज। रीनल काज का मतलब क्या है, रीनल काज का मतलब क्या है, रीनल काज का मतलब है कि किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी में ही डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन में जो है दैट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रैक्शन और स्क्लेरोसिस ऑफ द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो अगर किडनी डैमेज हो जाएगी और जो काज है वो किडनी पे ही प्रेजेंट है, किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको कह सकते हैं इंट्रा रीनल काज। इंट्रा रीनल काज, इंट्रा का मतलब है विद इन, रीनल का मतलब है किडनी, तो कॉज इज प्रेजेंट विद इन द किडनी। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, दिस इज ऑल्सो द इंट्रारीनल काज। या एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस है, तो ये भी इंट्रारीनल काजेज में आता है।
अब है और एक कैटेगरी, दैट इज द पोस्ट रीनल काज, दैट इज द पोस्ट रीनल काज, पोस्ट रीनल काज। तो पोस्ट रीनल काजेस में क्या आता है, किडनी के आगे, ठीक है, दिस इज किडनी, किडनी के आगे जो सिस्टम है ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वाले सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। किडनी के आगे जो सिस्टम है, आगे क्या है, यूरिटर्स है, ब्लेडर है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम है और उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आए, उसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल काज। पोस्ट रीनल काज में फॉर एग्जांपल यूरिटर कैलिक्यूलाई, ठीक है, यूरिटर में स्टोन्स हो गए, या ब्लेडर मास, ब्लेडर में प्रॉब्लम है, या अनदर इज द BPH benign prostate hyperplasia, या अनदर इज द रिकरेंट UTI, रिकरेंट UTI वो भी काज है किसका, पोस्ट रीनल काज। तो ये काजेस है किसके, एक्यूट किडनी इंजरी के। और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया था कि पेशेंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और रिस्क किसकी है, एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि हमने अभी देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, इंट्रारीनल काज है किसके लिए, एक्यूट किडनी इंजरी के लिए। शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच कॉम्प्लिकेशन, हम किस कॉम्प्लिकेशन के लिए उसको जो है मॉनिटर करेंगे। तो फर्स्ट इज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब अगर एक्यूट किडनी इंजरी है, किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन कम कर रही है, डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, दैट इज द कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज, ठीक है। जब जो यूरिन बाहर जाएगा नहीं तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो हाइपर वॉल्यूमिया करेगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो किडनी इंजरी के पेशेंट हैं, चाहे AKI है, चाहे क्रॉनिक किडनी इंजरी है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज है, उनमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और उनमें जो प्रायोरिटी रहती है दैट इज द वेट मॉनिटरिंग, दैट इज द वेट मॉनिटरिंग, ठीक है। क्योंकि इनमें जब यूरिन बनता नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा जो है, फ्लूइड जो है ओवरलोड हो जाता है, तो दैट अल्टीमेटली कलेक्ट्स इनटू द लंग्स में जाता है, और लंग्स में वो क्या काज करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या और बाकी सारी चीज़ें। तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ही हो रहा है तो वीनस प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा। उसके बाद ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द हाइपरटेंशन, ठीक है। जब यूरिन आउटपुट कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द हाइपरटेंशन। नाउ अनदर क्वेश्चन, ए नर्स हैज रिसीव्ड द क्लाइंट असेसमेंट फॉर द डे। एक नई नवेली नर्स थी जिसको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे। विच क्लाइंट द नर्स केयर फॉर द फर्स्ट। अब यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी काम करेगी, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हमारी काम करेगी, क्योंकि नर्स को बहुत सारे पेशेंट्स मिले हैं और नर्स में भी नई नहीं होगी, तो शी में नॉट नो अबाउट द केयर ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पे हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के कहना है कि फर्स्ट वो किसको केयर करेगी। तो फर्स्ट जो है क्लाइंट विथ वॉन्ड इन्फेक्शन हु हैज टेम्परेचर 104 डिग्री, इन्फेक्शन है, वॉन्ड इन्फेक्शन है, तो इतनी जो है प्रायोरिटी नहीं है। अब प्रायोरिटी के लिए हम सेट करते हैं ABC, दैट इज अगर पेशेंट में कोई एयरवे में गड़बड़ है तो उसको जाएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज एयरवे है तो जान है, एयरवे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो पेशेंट जो है सर्वाइव नहीं करेगा। सेकेंड इज द ब्रीदिंग। अब अगर पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है तब भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब भी वो जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, उसके बाद B को जाएगी। नाउ C इज द सर्कुलेशन, ठीक है, अगर सर्कुलेटरी वॉल्यूम है
तो पेशेंट है। अब मान लो ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, एयरवे उसकी क्लियर है। अब अंदर जो फ्लूइड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन है या जो CO2 है, वो कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी हमारी सर्कुलेशन को जाएगी। तो वोंड इन्फेक्शन में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। A client with deep vein thrombosis who reports bleeding gums when brushing the teeth. अब क्लाइंट में क्या है, DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब मे भी हमने पेशेंट को एक ड्रग स्टार्ट किया होगा जिससे क्लॉट्स बनने की जो चांसेस है वो डिक्रीज होते हैं, उसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग गम्स होंगे, तो उसमें भी इतनी प्रायोरिटी हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद थर्ड है, ए क्लाइंट हु हैड अ राइट आर्म कास्टेड 12 आवर्स एगो। यहाँ पे पेशेंट को मे बी फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है, पेशेंट मान लो पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था या कुछ और रीज़न था, अब क्या हुआ, कास्ट कर दिया, कास्ट लगाया उस पर। अब 12 आवर्स हो गए कास्ट को लगाए हुए, लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है नम्बनेस इन द फिंगर्स, ठीक है, पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है नम्बनेस इन द फिंगर्स। अब ये जो है यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जाएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसका रीज़न है, इसका जो रीज़न है, इसका जो रीज़न रहेगा वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। जब भी पेशेंट में हम कास्ट लगाते हैं उसमें उसको रिस्क होती है किसकी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, न्यूरोवेस्कुलर और मसल डैमेज हो जाता है, न्यूरोवेस्कुलर प्लस मसल डैमेज हो जाता है किसमें, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। और विद इन 4 to 6 आवर्स अगर हमने कास्ट लगाया है और उसके बाद पेशेंट नमनेस फील कर रहा है, पैरास्थीसिया कर रहा है, पेन कर रहा है, पेलर कर रहा है, ठीक है, उस ऐसी चीज़ों की कंप्लेन कर रहा है, देन पेशेंट को हम किसके लिए एसेस करेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। और अगर 24 to 48 आवर्स तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने कोई जो है इंटरवेंशन नहीं लिया इस चीज़ के लिए, तो पेशेंट को जो है उस पार्ट को एम्पुटेट भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जाएगी वो किसको जाएगी, क्लाइंट विद द आर्म कास्टेड 12 आवर्स एगो। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, ए क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हु डिजीज हु हैज अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 22 ब्रेथ्स पर मिनट। अब जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है दैट इज 12 to 20, तो यहाँ पे 22 है, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। प्रायोरिटी नहीं जाएगी यहाँ पे, तो प्रायोरिटी जो जाएगी वो किसको जाएगी, वो जाएगी क्लाइंट विद द कास्ट, ठीक है, जिसको कास्ट लगा है। उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A client just been diagnosed with acute kidney injury has a serum potassium level of 6.1। फिर से acute kidney injury की कहानी, ठीक है। तो रीनल फेलियर में क्या होता है, एक तो होता है हाइपरवोलीमिया और सेकेंड होता है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो होती है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो होती है दैट इज 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अगर पोटेशियम लेवल इससे ज़्यादा है देन पेशेंट को रिस्क है किसकी, पेशेंट को रिस्क है किसकी, कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है, पेशेंट की जो कार्डियक रिदम है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टीच द क्लाइंट अबाउट फूड लो इन पोटेशियम। अब पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो ऑलरेडी हाई है, तो एक्यूट तो इसमें अगर हम पेशेंट को कर बोलेंगे कि आप लो पोटेशियम फूड खाओ, तो उस
इसमें टाइम लगेगा पोटेशियम लेवल को डिक्रीज होने में, तो ये हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे। एनकरेज एन एक्स्ट्रा 500 ml ऑफ फ्लूइड इनटेक, क्योंकि पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का है तो हम उसको फ्लूइड जो है इंक्रीज फ्लूइड सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या चेक द सोडियम लेवल। अब पोटेशियम में 6.1 है तो सोडियम लेवल को हम चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कॉल करेंगे किसको, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो ये हमारा जो है राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत मिलेंगे जिसमें प्रियोरिटी होगी, ठीक है, प्रियोरिटी होगी। और प्रियोरिटी में हमें यह देखना है कि हमें नर्सिंग प्रियोरिटी देखनी है या हमें डायरेक्टली लिखा है प्रियोरिटी देखनी है, ठीक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और कोई भी काम हम चाहे क्वेश्चन में हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे रियलिटी में हो, हम कोई भी काम विदाउट परमिशन नहीं करेंगे, खुद से ही हम सजेस्ट कुछ नहीं करेंगे, चाहे हमें पता भी हो, कितना भी पता हो, बट वी विल नॉट प्रेस्क्राइब और वी विल नॉट सजेस्ट एनीथिंग, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में जो होता है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, जो ऑर्डर्स मिलेंगे बस उनको फॉलो करना है, ठीक है। Another question is, the nurse is monitoring for the presence of pitting edema in the prenatal client. एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, प्रीनेटल चेकअप के लिए आई होगी और नर्स क्या कर रही है, उसको एडिमा के लिए एसेस कर रही है। और जब उसने फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को प्रेस किया डिफरेंट लोकेशंस पे और प्रेशर को होल्ड किया फॉर 2 to 3 seconds, द नर्स नोट दैट द आइडेंटिफिकेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 inch डीप। जब नर्स ने, ठीक है, ये मान लो ये पेशेंट का जो शिन है उस पे नर्स ने क्या है, प्रेशर अप्लाई किया, और जब प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे जो पिट बना, ठीक है, प्रेशर की वजह से, तो ये था 1 inch डीप। तो इसके बेस पे पेशेंट किस कैटेगरी में है एज पर एडिमा अगर हम देखेंगे तो कैटेगरीज हमें लिखी है, +2 1 है, +2 है, +3 है, +4 है। तो अगर हम इसको देखेंगे ठीक है। अब हम एडिमा को एसेस करेंगे विथ फिंगर टिप्स। तो जो पिट बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे पीट बनता है उसकी डेप्थ पे एडिमा के डिफरेंट कैटेगरीज है। अब अगर जो पीट है वो बना 1 inch डीप, ठीक है, 1 inch डीप, ठीक है, इसकी जो डेप्थ थी दैट इज 1 inch, तब हम एडिमा को बोलेंगे +4, ठीक है। अब अगर 1/4 inch बना डीप देन हम कहेंगे +2 एडिमा। अगर 0.5 inch बना देन +3। अब +3 भी आ गया, +4 भी आ गया, +2 भी आ गया। अब अगर स्लाइट एडिमा है, थोड़ा सा है, ठीक है, 0.5 inch या 1/4 inch से भी कम है, स्लाइट है, दैट इज हम उसको कह सकते हैं +1 एडिमा, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 inch डीप बन रहा है, 1 inch डीप, ठीक है, 1 inch डीप जब पेट बन रहा है देन हम +4 को यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। Another is the nurse is monitoring a client with a fracture to the left arm. Which sign observed by the nurse is consistent with impaired venous return in the area? फिर से फ्रैक्चर की कहानी, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है किसको, लेफ्ट आर्म को। Which sign observed by the nurse is consistent with impaired venous return?
अब कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है कि इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न है? फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग एडीमा, सेकेंड इज अ वीकन डिस्टल पल्स। तो पल्स हम किस में करते हैं? फील आर्टरी में फील करते हैं। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये आर्टीरियल सप्लाई को इंडिकेट करता है। पैलर और साइनोसिस ये भी किसको करता है? आर्टरी को करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जाती है वो आर्टरी से जाती है। तो पैलर होगा, साइनोसिस होगी, या नॉर्मल चीजें होंगी तो हम किससे पता करेंगे? आर्टीरियल सर्कुलेशन से। कंटिन्यूड पेन डिस्पाइट मेडिकेशन, तो इसके साथ वेनस रिटर्न के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज्ड एडीमा हमें करेक्ट आंसर मिलता है। मान लो ये आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस वेन्यूलस, ठीक है, और यहाँ पे वेनस सप्लाई जाती है। मान लो दिस इज द टिश्यू, ठीक है। अगर ये टिश्यू है और यहाँ पे जो है फ्लूइड कलेक्ट होता है, तो फ्लूइड क्यों कलेक्ट होगा? क्योंकि वेनस ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो रहा है, दैट इज यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होगा और उसको हम कहेंगे एडीमा, ठीक है, उसको हम कहेंगे एडीमा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आगे जो है वीनस ड्रेनेज अच्छे से नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज द इंक्रीजिंग एडीमा। तो आज के क्वेश्चंस हमारे ये थे, ठीक है। कोशिश हमने की है कि क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा रैशनल भी ऐड करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जितना हम रैशनल ऐड करते जाएंगे उतना जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्वेश्चंस करें, और रैशनल हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो होप अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम रैशनल को कम ऐड करेंगे और थ्योरी को हम कम डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन के आसपास जो भी थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग जो थ्योरी रहेगी उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे। हर एक डिसऑर्डर का, हर एक सिस्टम का एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।